आज हम बात करेंगे एचएससी के ग्रुप नंबर 56-57 और 24 ग्रुप की डिवीजन बेंच में जो एलपीए थी उसके बारे में। पिछली वीडियो में हमने सिंगल बेंच के बारे में बात की थी। आज डिवीजन बेंच में जो एलपीए में जो ऑर्डर आया था उसके बारे में बात करेंगे, क्योंकि अब मामला जो है वो सुप्रीम कोर्ट में पहुंच चुका है। तो डिवीजन बेंच में क्या क्या हुआ था वो आपको पता होना चाहिए। मैं आपको हर एक चीज़ डिटेल में बताऊंगा। ये 55 पेज का जो था वो डिवीजन बेंच का ऑर्डर था। उसकी एक एक डिटेल कोर्ट के अंदर क्या क्या कहा गया कोर्ट की लैंग्वेज के अंदर वो बताऊंगा आपको। कौन कौन से पॉइंट थे जिसके ऊपर कोर्ट को ऑब्जेक्शन था। ऐसा क्या था कि कोर्ट ने सबकी फ्रेश एडवर्टाइजमेंट के लिए बोल दिया था। कुछ ग्रुप के कैंडिडेट ये कहते हैं कि हमारे ग्रुप में तो कैंडिडेट जो है वो 4 गुना से भी कम थे और सभी ने पेपर दे दिया था, फिर उनकी फ्रेश एडवर्टाइजमेंट के लिए क्यों कहा कोर्ट ने। तो आपको आज की वीडियो में सब चीज़ों का जवाब मिल जाएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं रोहताश कुमार आपका अपनी वीडियो में स्वागत करता हूं। सबसे पहले हम जो बात कर रहे हैं वो एलपीए की बात कर रहे हैं, डिवीजन बेंच की। एलपीए में सरकार क्यों गई थी? क्योंकि 4 अगस्त 2023 को सिंगल बेंच ने ऑर्डर पास किया था। क्या ऑर्डर था? एग्जामिनेशन विच वाज टू बी हेल्ड ऑन 5-6 अगस्त 2023 रिमेन स्टेड एंड वुड बी हेल्ड ओनली आफ्टर द रिवीजन मेरिट लिस्ट ऑफ सीईटी। जो आप 5 और 6 अगस्त को जो पेपर लेने वाले हो, 5 और 6 अगस्त को पेपर कौन सा होने वाला था? ग्रुप नंबर 56 और 57 का। उसको स्टे कर दिया था सिंगल बेंच ने और कहा था कि ये पेपर आप लेना कब? जब सीईटी की आप मेरिट लिस्ट जो है, सीईटी का जो रिजल्ट है प्री का, वो रिवाइज कर दो उसके बाद। इट इज आल्सो प्रिसीडेड टू सेट असाइड द रिजल्ट ऑफ द सीईटी हेल्ड ऑन 5-6 नवंबर 2022 और 5-6 नवंबर 2022 को जो सीईटी का एग्जाम हुआ था उसका जो रिजल्ट था वो भी कोर्ट ने सेट असाइड कर दिया था। तो इसके ये जो ऑर्डर था वो सिंगल बेंच का ऑर्डर था, राहुल वाले केस के अंदर आया था। इसके खिलाफ एचपीएससी चली गई थी डिवीजन बेंच में, एलपीए में। एलपीए में जाकर के एचएससी ने जो ग्रुप नंबर 56 और 57 है उसका पेपर 6 और 7 अगस्त को करवा लिया था। तो ये मामला फिर वहां पर डिवीजन बेंच के अंदर चल रहा होता है। तो इसलिए ये एलपीए फाइल हुई थी। किसने फाइल की थी? एचएससी ने फाइल की थी। इस एलपीए के प्लस जो कुछ रिट पेटिशन लगा रखी थी कैंडिडेट ने कोर्ट के अंदर, वो रिट पेटिशन में क्या था? चैलेंज इज टू बी एडिशन ऑफ 5% बोनस मार्क्स ऑन द बेसिस ऑफ सोशो इकोनॉमिक क्राइटेरिया सब्सिक्वेंट एग्जामिनेशन फॉर द अपॉइंटमेंट एडिशनल 2.5 मार्क्स। तो कुछ रिट पेटिशन कैंडिडेट ने लगा रखी थी। उन्होंने चैलेंज किया था। क्या चैलेंज किया था? सोशो इकोनॉमिक क्राइटेरिया के 5 मार्क्स और जो मेन एग्जामिनेशन के अंदर 2.5 मार्क्स दे रहे हो उसके अंदर कैंडिडेट ने चैलेंज किया हुआ था। तो वो रिट पेटिशन थी। फिर कोर्ट वहां पे बोलता है सिंस द एलपीए एंड द रिट पेटिशन आर इंटर रिलेटेड वी हैव डिसाइडेड टू हियर देम टुगेदर। क्योंकि जो ये रिट पेटिशन लगा रखी जिन्होंने 5 नंबर चैलेंज किए हैं और जो एलपीए है जो एचएससी गई है वो दोनों इंटर रिलेटेड है, एक जैसा मामला है, इसलिए हम दोनों को एक साथ सुनना चाह रहे हैं। तो इसमें दोनों मामलों को एक साथ में सुना गया। और जो सीडब्ल्यूपी थी, रिट पेटिशन थी, वो 1563 2024 एंड कनेक्टेड केसेस सुकृति मलिक वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा। इसके अंदर जो टोटल जो है 9 सीडब्ल्यूपी लगी थी जिन्होंने 5 नंबर को चैलेंज किया था। ये सुकृति मलिक वाला केस वैसे बाद में हुआ था 2024 में, उससे पहले 23 में भी काफी सारे कैंडिडेटों ने इसको चैलेंज कर दिया था, परंतु ये सारे केसेस जो है वो इसके साथ में कनेक्ट कर दिए गए थे। एलपीए नंबर थी 1037 2023। ये एचएससी ने फाइल की थी राहुल वाले केस के अंदर। इनके अंदर क्या मैटर था कि जो सोशो इकोनॉमिक क्राइटेरिया के मार्क्स जो दे रहे हो आप उसको वेरीफाई कीजिए। तो इन दोनों मैटर के ऊपर बहस होती है। सबसे पहले कोर्ट ये बोलता है कि पहले हम जो सीडब्ल्यूपी है, जो रिट पेटिशन है जिसके अंदर 5 नंबर चैलेंज किया गया है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो कोर्ट वहां पर कहता है कि वी फाइंड दैट ऑन द एविल of the article 14, 15 and 16 of Constitution of India, socio-economic criteria adopted by the respondent is violative। जो 16, 14 और 14, 15 और 16 जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के आर्टिकल है ये सोशो इकोनॉमिक क्राइटेरिया जो उसको वायलेशन करते हैं। एंड 6 टू बी क्रिएट ए क्लास ऑफ अनइक्वल अमोंग इक्वल। तो इक्वल के अंदर अनइक्वल की क्लास जो है वो ये क्रिएट करते हैं। We further find that there is no nexus of granting 5% marks in the CET examination। तो कोई जरूरत नहीं है कि आप 5% मार्क्स CET एग्जामिनेशन के अंदर दो एंड देन अगेन ग्रांटिंग 2.5 मार्क्स इन द एग्जामिनेशन फॉर द सिलेक्शन फॉर द पोस्ट ऑफ
ऑन द बेसिस ऑफ सोशो इकोनॉमिक क्राइटेरिया, और 2.5 मार्क्स जो आप बाद में दे रहे हो उनकी भी जरूरत नहीं है। ग्रांटिंग या अलोविंग एडिशनल मार्क्स फॉर द सोशो इकोनॉमिक क्राइटेरिया एंड एक्सपीरियंस वुड फर्दर इम्पैक्ट ऑन सीनियरिटी on the meritorious candidate, as the seniority is to be prepared on the basis of marks obtained and merit in the direct recruitment selection process। तो फिर कहता है कि ये जो एडिशनल आप 2.5 मार्क्स दे रहे हो सेकंड पेपर के अंदर, वो आपकी सीनियरिटी को भी इफेक्ट करता है, क्योंकि जो सीनियरिटी बनती है, जो फाइनल रिजल्ट आता है उसी के हिसाब से तो सीनियरिटी बनती है, जिसके सबसे ज़्यादा मार्क्स है वो सीनियर, फिर उसके सीनियर, और ये जो सीनियरिटी है इसके अंदर भी 2.5 मार्क्स ऐड हो रहे हैं, तो ये उसको भी इम्पैक्ट कर रही है, सीनियरिटी को भी इम्पैक्ट कर रही है। इन द व्यू ऑफ द in view of the law as laid down in the Kailash Chandra Sharma case, the bonus marks allotted on the basis of social economic criteria as declared to be illegal। तो एक कैलाश चंद्र शर्मा का एक केस होता है, उसके अंदर जो एक्स्ट्रा बोनस मार्क्स है उनको इलीगल कहा गया था। The state would therefore be required to prepare a fresh merit list based solidly on the marks obtained in the CET एग्जाम। तो स्टेट को क्या करना है कि इन 5 मार्क्स के बिना CET का रिजल्ट बनाना है, यहाँ पर फिर ये कोर्ट बोलता है। इसके बाद में ये यहाँ पर क्या हुआ कि पहले बात जो हुई थी वो रिट पिटीशन के बारे में हुई थी, वहां पर कोर्ट ने कह दिया कि जो 5 नंबर है वो इलीगल है, आपको वो हटा के CET का रिजल्ट जो है वो तैयार करना है। ये CWP जो सिंगल बेंच के अंदर उसके अंदर ऑर्डर दिया था। फिर बात होती है LPA के अंदर। LPA के अंदर पहली चीज जो CET का जो नोटिफिकेशन आया था आपका वो 5/5/2022 को आया था। CET वाज कंडक्टेड ऑन 5/6 नवंबर 2022 बाय द कमीशन एंड द रिजल्ट वाज डिक्लेयर्ड फर्स्ट टाइम ऑन 10 जनवरी 2023। आपका CET जो है वो कंडक्ट हुआ था 5-6 नवंबर 2022 को, और इसका पहली बार जो रिजल्ट है वो 10 जनवरी 2023 को आया था। फिर 1 फरवरी 2023 को कमीशन इशू ए पब्लिक नोटिफिकेशन informing all the candidate that if they have wrongly raised a claim with regard to the marks under the socio-economic criteria, the claim may be withdrawn, following which the candidature of the defaulting candidate will be rejected। 1 फरवरी को जो कमीशन है वो एक नोटिस निकालता है, उस नोटिफिकेशन के अंदर कहता है कि अगर किसी ने गलत अगर क्लेम किए है सोशो इकोनॉमिक क्राइटेरिया के, तो वो अपने मार्क्स जो वो विड्रॉ कर लो, अगर विड्रॉ नहीं करोगे तो हम आपका कैंडिडेचर जो है वो कैंसिल कर देंगे। और अनदर सेम नोटिस जो है वो निकाला जाता है 10 मार्च 2023 को, जिसने गलत लिए हुए वो अपने वापस ले लो। फिर कमीशन इशू एडवर्टाइजमेंट ऑन 7 मार्च 2023। 7 मार्च 2023 को कमीशन जो है वो एडवर्टाइजमेंट निकाल देता है आपकी इन सब ग्रुप की, इन सब ग्रुप के अंदर इतनी इतनी पोस्ट है, वो एडवर्टाइजमेंट निकल गई आपकी 7 मार्च 2023 को। द CET, फिर वहां पर कोर्ट बोलता है कि द CET स्कोर इज द बेसिस फॉर द प्रोसेस टू बी अंडरटेकन फॉर द सिलेक्शन इन द प्रोसेस टू द एडवर्टाइजमेंट डेटेड 7/3/2023। रिटन एग्जामिनेशन हैज टू बी कंडक्टेड ऑन 5-6 अगस्त 2023। फिर बोलते हैं कि जो CET स्कोर है वही तो बेसिस है आपका कि कैंडिडेट को बुलाया जाएगा किस एडवर्टाइजमेंट के लिए, जो 7 मार्च 2023 को आई थी उसके लिए, वो उसका बेसिस था CET स्कोर, जो CET आपका प्री का रिजल्ट आया था। फिर वहां पर बोलता है दोज कैंडिडेट हु हैव विथड्रॉ देयर क्लेम फॉर द मार्क्स अंडर द सोशो इकोनॉमिक क्राइटेरिया हैव बीन गिवन बेनिफिट ऑफ द सेम एंड हैव बीन प्लेस्ड इन द मेरिट लिस्ट विच वाज रिलीज ऑन 25/7/2023। तो जिन कैंडिडेट ने अपने मार्क्स विथड्रॉ कर लिए थे सोशो इकोनॉमिक क्राइटेरिया के, उसका बेनिफिट उनको दिया गया 25/7/2023 को जो रिवाइज रिजल्ट निकाला। इन्होंने क्या किया कि जो CET का रिवाइज पहली बार रिजल्ट निकाला, उसके बाद में इसका रिवाइज रिजल्ट निकाला गया 25/7/2023 को, और जिन कैंडिडेट ने अपने मार्क्स विड्रॉ कर लिए थे उनको भी उसके मार्क्स दिए गए। कैंडिडेट वर कॉल्ड टू अपीयर इन द एग्जामिनेशन रॉन्गफुली, जो कैंडिडेट जो है वो उसके अंदर रॉन्गफुली अपीयर हुए पेपर के अंदर, एंड इवन द रिवाइज मेरिट लिस्ट वाज नॉट एडेड टू एज द सर्टेन कैंडिडेट हु हैज हायर मार्क्स हैव नॉट बीन कॉल्ड। जो जिनके हायर मार्क्स थे उनको आपने अपने पेपर में नहीं बिठाया, वेरेज द कैंडिडेट विद द लोअर CET स्कोर हैज बीन कॉल्ड, और जिनके CET स्कोर में लोअर मार्क्स थे उसको आपने एग्जाम के अंदर बिठा लिया। यहाँ पे ये कोट कह रहा है। इसके बाद में ऑन 27/7/2023 फर्दर अपॉर्चुनिटी वाज गिवन टू द
फोरगो या विड्रॉ द क्लेम अंडर सोशो इकोनॉमिक क्राइटेरिया टिल 29 जुलाई 2023 बाय एंड अकॉर्डिंगली 6223 कैंडिडेट हैड अगेन फोरगो देयर सोशो इकोनॉमिक क्राइटेरिया मार्क्स फ्रॉम 27 जुलाई 2023 टू 29 जुलाई 2023। अब हुआ क्या कि इन्होंने सीईटी का जो रिजल्ट है वो तो दे दिया 25 तारीख को, और 27 तारीख को एक नोटिफिकेशन फिर से निकाला कि भाई आपने जिसको रिजल्ट विड्रॉ करने हैं वो कर लो। तो 27 से 29 तारीख तक 6223 ऐसे कैंडिडेट थे जिन्होंने अपने रिजल्ट विड्रॉ कर लिए, अपने जो सोशो इकोनॉमिक क्राइटेरिया के जो मार्क्स है वो विड्रॉ कर लिए, वापस ले लिए। द फाइनल रिजल्ट ऑफ द सीईटी वाज डिक्लेयर्ड ऑन 25/7/2023 and thereafter the affidavit is completely silent as how candidates were allowed to participate in the examination second stage without their being published the CET score after the candidate had forego their socio-economic criteria marks placed lower in the merit after reducing the marks by the 5। फिर ये कह रहा है कि कमीशन इस बात का जवाब नहीं दे पाया कि आपने जो सीईटी का जो रिजल्ट है वो तो निकाल दिया 25 तारीख को, और उसके बाद में कैंडिडेट ने जो 6223 कैंडिडेट है उन्होंने अपने सोशो इकोनॉमिक क्राइटेरिया के मार्क्स फोरगो कर दिए, छोड़ दिए। तो उन्होंने जो फोरगो किए उसके बाद में ना आपने कोई दोबारा से रिजल्ट रिवाइज किया, मतलब उनको उनके रिड्यूस करके कम हो जाने चाहिए थे बट वो कम नहीं हुए, उसके बारे में कह रहे हैं। The said examination were allowed to appear in the second stage examination which required 4 या 5 times। और वो कैंडिडेट जिन्होंने उसके 25 तारीख के बाद में रिजल्ट अपने मार्क्स फोरगो किए थे उनको आपने एग्जाम में बिठा लिया विद मार्क्स। It is also stated on oath that the commission has corrected all the data related to the candidate belonging to the ESM category up to 29 जुलाई 2023। ये कहते हैं कि कमीशन ने ये कहा था कि ESM का जो सारा का सारा डाटा है वो हमने 29 जुलाई तक ठीक कर लिया है, बट वाइल द रिजल्ट वाज रिवाइज्ड ऑन, बट जो रिजल्ट है वो 25 जुलाई को रिवाइज हो गया, और आप कह रहे हो कि 29 जुलाई तो उसके बाद में रिवाइज कर लिया ESM। फिर इसके बाद में कोर्ट कहता है कि ESM के अंदर 9 ऐसे कैंडिडेट है, 9 कैंडिडेट के नाम लिखता है कोर्ट कि जिन्होंने रॉन्गफुली 5 मार्क्स का जो बेनिफिट है वो लिया, who were themselves in the job, वो खुद जॉब में थे और उन्होंने फिर भी 5 मार्क्स का बेनिफिट ले रखा था, ESM कैटेगरी से थे। In affidavit state no ESM has awarded marks for the socio-economic criteria under no family member has been in the government job। जो एफिडेविट था उसके अंदर स्टेट ने ये कहा था कि हमने किसी भी ESM कैटेगरी के सोशो इकोनॉमिक के मार्क्स नहीं दिया है अंडर द नो फैमिली मेंबर इन द गवर्नमेंट जॉब। परंतु होता क्या है कि वहां पर कोर्ट ने तो उनके नाम गिनवा दिए थे कि ये कैंडिडेट है, इन्होंने रॉन्गफुली नंबर लिए है। Thus the person have been wrongfully allowed the benefit of socio-economic criteria marks from the ESM category also। तो सोशो इकोनॉमिक क्राइटेरिया का गलत बेनिफिट लिया गया ESM कैटेगरी के अंदर। who were themselves in the government job, वो खुद गवर्नमेंट जॉब में थे पहले से, बट उन्होंने ESM कैटेगरी है उन्होंने भी बेनिफिट लिया। We find that second stage was conducted on 7 अगस्त 2023। जो सेकेंड स्टेज का जो एग्जामिनेशन था वो 7 अगस्त 2023 को हुआ, एंड टिल 29 जुलाई 2023 द कैंडिडेट वर बीइंग गिवन ऑप्शन टू फॉरगो देयर सोशो इकोनॉमिक क्राइटेरिया, और 29 तक वो अपने फॉरगो कर सकते थे। ऑल द कैंडिडेट हु वर अलाउड टू पार्टिसिपेट एंड अप्लाइड अंडर द सेकेंड स्टेज एग्जामिनेशन मच बिफोर दे हैव अडॉप्टेड फॉर द फॉरगो द सेम। बट जो सभी के सभी कैंडिडेट थे उन्होंने सेकंड स्टेज का एग्जामिनेशन था उसमें पार्टिसिपेट किया, और वो पहले उसके बाद में वो मार्क्स छोड़ भी चुके थे। सिंस द रिजल्ट itself was revised on 25/7/2023 and the CET score continue to be changed even after। आपने रिजल्ट 25 को दे दिया बट उसके बाद में भी जो कैंडिडेट का जो स्कोर है वो चेंज हो रहा था। क्यों चेंज हो रहा था? क्योंकि 25 के बाद में भी कैंडिडेट जो है वो अपने मार्क्स फोरगो कर रहे थे 29 तारीख तक, और 6223 कैंडिडेट ने उसके बाद में अपने मार्क्स जो है वो छोड़े। देयर CET स्कोर वुड हैव टू बी रिवाइज, उनका CET स्कोर रिवाइज होना चाहिए था, बट CET स्कोर वाज देयर आफ्टर नॉट रिवाइज्ड, बट उसके बाद में CET स्कोर रिवाइज नहीं हुआ, एंड नो रिजल्ट हैज़ बीन डिक्लेयर्ड, और उसके बाद में कोई भी रिजल्ट डिक्लेयर नहीं किया। मतलब क्या था कि इन्होंने
रिवाइज रिजल्ट दिया 25 को, 27 को नोटिस निकाला कि आप अपने मार्क्स वापस ले लो। 27 से 29 के बीच में 6223 कैंडिडेट ने अपने मार्क्स छोड़ दिए, बट वो मार्क्स छोड़ने के बाद में कोई रिजल्ट नहीं लिया, और जो 25 तारीख को जो रिजल्ट आया था उसी पे उन्होंने शॉर्ट लिस्ट कर दिया। तो यहाँ पे सारा मामला गड़बड़ हो गया इनका। तो यहाँ पर फिर डिवीजन बेंच कहती है कि फाइंडिंग अराइव्ड एट द लर्न सिंगल जज आर करेक्ट। तो सिंगल जज की जो फाइंडिंग थी वो सारी की सारी सही थी। तो इस तरीके से जो 56-57 ग्रुप है वो आपके गलत सिद्ध हो जाते हैं। उसके बाद में बात आती है 24 ग्रुप की। 24 ग्रुप में क्या